प्रिय किसान भाइयों, डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड रामगढ़ हमेशा से कृषकों के हितों का ध्यान रख रही है और उसी उद्देश्य से कृषकों का ध्यान स्थायी व प्राकृतिक कृषि की ओर आकर्षित करना चाहती है। इसी तारतम्य में कृषकों से अनुरोध है कि कृषक पानी की बचत व भूमि सुधार हेतु सहयोग प्रदान करें, जिससे आने वाली पीढ़ी खेती कर सके। आइए देखते हैं पानी की बचत क्यों जरूरी है। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, व्हाट इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑन दिस प्लेनेट अर्थ? युधिष्ठिर ने कहा, एवरीवन हैज टू डाई, मरना सबको है, मरना कोई नहीं चाहता। आज अगर यक्ष होते तो मैं बोलता उनको, खाना सबको है, उगाना कोई नहीं चाहता। दूध सबको चाहिए, गाय रखना कोई नहीं चाहता, है ना। पानी सबको चाहिए, कुओं को बचाना कोई नहीं चाहता। द वेरी वर्ड फार्मिंग, खेती सुनते ही क्या आता है मन में? पहले रिएक्शन। मेरा जो अनुभव है उसमें मैंने पाया है कि लोग, कोई भी हो, खेती माने समझता है मैंने नहीं करना, खाना छोड़ नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। खेती छोड़ दी हमने। मेरे गांव में तो मैं देखता हूँ 40% घरों में ताला लगा। और कौन रह रहा है गांव में? जिसका बेटा शहर लेने गया उसको, या जो शहर में फिट नहीं हो सकता। 76% किसान भारत में बोलते हैं मुझे खेती नहीं करना। गिवन एन ऑप्शन आई क्विट फार्मिंग। इतनी ग्रीनरी हमने पैदा की और 3 जनरेशन से सिखाते आ रहे हैं हम कि एग्रीकल्चर इज बिजनेस ऑफ लॉस। खेती लॉस का धंधा बना दिया हमने। और हमने जब उसमें धंधा बनाया, बिजनेस बनाया, तो ग्रीड उसमें जुड़ा। और जब लालच, लोभ जुड़ेगा तो एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा फॉर श्योर। भोजन के बिना कुछ नहीं हिल सकता। और जब भोजन बोलते हैं तो पानी इंक्लूडेड है उसमें। पहले नदी, नाले, तालाब, कुआं, ये सब था। उसमें क्या है? ओपन पिट है, छोटा या बड़ा। बारिश होगा तो पानी जाएगा जी, सीधा जाएगा ऊपर से, फिर बह के आएगा। धरती माता उसको क्लीन करेगी और फिर हमारे लिए अवेलेबल करेगी। तो डिमांड और सप्लाई मैच हुआ ना, इनकमिंग और आउटगोइंग। हम विकास कर गए जी। यू नो, open water is dangerous to health. The first layer is having so much chemical, second layer is some other chemical, third layer, come on, we'll give you borewell for free. बोरवेल में होता क्या? आप देखो, एक पाइप डालते हैं, पानी उससे चूसते हैं, पानी उसमें अंदर जाता है क्या कहीं से? तो कट गया ना लिंक। सक करने का जो हमारा स्पीड था, जो पानी जो हम लेना शुरू किया धरती से, उसका यूज कम हुआ और बर्बादी ज्यादा हुई। पीने के लिए हम कम यूज करते हैं, बर्बादी देखता हूँ मैं। यहाँ पर बेंगलोर में हफ्ते में 1 दिन पानी आता है जी, गर्मियों में। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हवा। हवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और भगवान ने अभी तक टैक्स नहीं मांगा उसके ऊपर। और हमने क्या किया उसके साथ? इतना बर्बाद करा कि हमारा पड़ोसी चाइना खरीदता है सिलेंडर बीजिंग में। अब अगर सिलेंडर से, ऑक्सीजन से ही हम चलने लगे तो फिर रिफिल किसका पहले? आपका कि मेरा, कि मेरी बीवी का, बच्चे का? हमारी, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए। जब हम फोटो में टंग जाएंगे तो बोलेंगे, लुक एट दीज पीपल इन द वॉल, ईदर दे डिप्लीटेड और पॉल्यूटेड एवरीथिंग बिफोर दे डाइड एंड दे लेफ्ट अस विथ नथिंग बट 99% स्कोर। एंड व्हेन वी हैव द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, व्हेन वी कम बैक होम वी डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। सांस मैं लेता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि हवा को स्वच्छ रखूं। पानी मैं पीता हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि पानी का सोर्स बना रहे। पढ़े लिखे लोगों की बात है, उनको बताना पड़ रहा है जाके कि भाई जल जागृति हम कर रहे हैं, नदियों के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। चलो, सबसे सब कुछ संभव नहीं है आज की लाइफ में, तो मैं कहूंगा तन से नहीं हो सकता, मन से उतना कठिन नहीं है, धन से बिना पैसे के कुछ मूव नहीं होता। और नहीं कुछ तो उत्साह तो बढ़ाओ उसको। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तो सारे लोगों ने अपना लकड़ी ये वो सब लगा दिया, उठाने वाला कोई और था। अपना कर्म, जिसने हाथ लगाया उसके कर्म शुद्ध हो गए, तर गया वो। तो जो तो गोवर्धन तो उठ रहा है जी, तभी इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आप भी लगा दो ना हाथ। प्रिय कृषक भाइयों,
यदि आपके पास गाय का गोबर उपलब्ध है तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद, केचुए की खाद आसानी से बना सकते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको वर्मी कंपोस्ट खाद की बनाने की विधि एवं उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दूंगा। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्री चाहिए, जिसमें सबसे पहले है प्लास्टिक की शीट। प्लास्टिक की जो शीट है उसमें ये ध्यान रखना है कि वो फटी हुई ना हो। उसके बाद में हमको चाहिए गोबर। गोबर जो है वो कम से कम 5 से 7 दिन पुराना होना चाहिए और उसकी गर्मी निकल जाए, तभी उस गोबर को डालें। इसके बाद हमें चाहिए चारा फसल के अवशेष। लेकिन चारा फसल का जो अवशेष है उसमें ये ध्यान देने की बात है कि अगर अच्छी गुणवत्ता वाला चारा है तो उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए काम में नहीं ले। अगर इस चारा फसल के अवशेष के साथ में हर जगह नीम होता है तो नीम के पत्ते डाल दिए जाए तो और उसकी गुणवत्ता जो है खाद की बढ़ जाएगी और इसको जिस फसल में भी काम में लेंगे उसके अंदर कीड़े और बीमारी का प्रकोप भी नीम के कारण कम होगा। इसके बाद हमको चाहिए खेत की मिट्टी। खेत की मिट्टी में ध्यान देने की बात है कि ऐसी वस्तुएं जो नहीं सड़ती है, नहीं गलती है, उनको छांट करके अलग कर दे। केचुए की जो बेड लगा रहे हैं उसके अंदर 50 से 60% पानी होना चाहिए, तो पानी जो है साफ जगह से लेना चाहिए, गंदा पानी काम में ना ले, जहाँ तक ध्यान रखें। सबसे पहले जो है अपन प्लास्टिक की शीट जो है वो जमीन के ऊपर बिछाएंगे। इसको हम चाहे तो खड्डा खोद कर भी कर सकते हैं और अगर जमीन की कमी है और कोई शहरों के अंदर रहते हैं तो वो लकड़ी की मचान वगैरह बना करके भी इसको वर्मी कंपोस्ट को कर सकते हैं। खड्डा खोद के भी प्लास्टिक की शीट लगाना इसलिए ज़रूरी है या समतल जगह इसलिए लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है वो पानी जो ऊपर से डालेंगे वो नीचे बह करके नहीं जाए। चारा फसल का अवशेष जो है इसको अपन डाल रहे हैं, ये कम से कम 3 से 4 इंच की एक परत लगाएंगे। चारा फसल अवशेष की जो तैल लगाई है उसके बाद में हम जो है पानी का छिड़काव करेंगे। प्रत्येक परत के बाद में पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है। ये जब लगाते हैं उस टाइम की बात है। उसके बाद में हमको इतना पानी डालना है कि उसके अंदर 50 से 60% नमी बनी रहे। अगर सर्दी का समय है तो हमको 2 से 3 दिन में एक बार पानी डालना है और गर्मी के टाइम में 1 दिन में सुबह के टाइम में पानी इसमें डालना है। चारा फसल के अवशेष के साथ में नीम की पत्तियां जो है वो भी मिक्स कर दी जाए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये जो गोबर और मिट्टी का जो मिश्रण डाला है उसकी भी जो परत है वो 3 से 4 इंच बड़ी होगी और इसके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। वर्मी कास्ट जिसके अंदर केचुआ और केचुआ के अंडों का मिश्रण है, जिसको हम अब इस बेड के अंदर डालेंगे और इसको समान रूप से पूरे बेड के अंदर अपन को बिखेरना है। केचुआ जो होता है वो 0 से 40 डिग्री तापक्रम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अधिक क्रियाशील तब होता है जब बेड के अंदर 28 से 32 डिग्री तापक्रम और 50 से 60% नमी होती है। तो 1 किलो केचुआ 24 घंटे के अंदर 1 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद बना देता है। अब इसके ऊपर हम गोबर की वापस एक परत लगाएंगे जो 3 से 4 इंच बड़ी होगी। अब पुनः हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़केंगे। केचुए के जो मुर्गी है, मेंढक है, चूहे है, कुत्ते हैं, नेवला और गिरगिट, ये इसके दुश्मन है, तो इनको हमको बचा के रखना है। अंत में हम जो है नीम की पत्तियां और जो चारा फसल के अवशेष है उन दोनों को मिला करके अंतिम एक परत जो है इसके ऊपर 3 से 4 इंच की लगाएंगे। बस ध्यान रखने की जो बात है वो ये है कि इस बेड की ऊंचाई जो है वो 1.25 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब ये चाय की पत्ती के समान नज़र आने लग जाए तो 2-3 दिन तक इसमें पानी छिड़कना बंद कर दें और खुली जगह में जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है वहाँ पर इसका ढेर लगा दें। तो जब ढेर लगाएंगे तो इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो केचुए जो है वो उस खाद के अंदर ढेर में घुस जाएंगे और ये इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद जो है बन करके तैयार हो जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि परत दर परत हमने जो है वर्मी कंपोस्ट की बेड लगाई है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही लगाई जाए। ये सारी जो सामग्री है उसको इकट्ठा करके हम सीधा ही उसको वर्मी कंपोस्ट की बेड लगा सकते हैं। प्रिय किसान भाइयों, कीट व रोगों के नियंत्रण हेतु हम लोग जाने अनजाने में जहरीले कीटनाशक व दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
आइए देखते हैं कि जहरीली कीटनाशक दवाइयों का क्या दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता। अतः आपसे अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ना करें। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक यांत्रिक व जैविक नियंत्रण पर खेती करें। हमारे देश में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ के कृषक 100% जैविक खेती कर रहे हैं। आज मैं आपको भारत के उस राज्य में लेकर चलूंगा जो न सिर्फ देश के करोड़ों किसानों के लिए आशा और उम्मीद की एक नई किरण बन सकता है, बल्कि इस राज्य से हर देशवासी अगर चाहे तो एक अच्छा और सुखी जीवन जीने की प्रेरणा भी ले सकता है। मैं सिक्किम की बात कर रहा हूं, जो देश का पहला और इकलौता 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। आपको बताना चाहूंगा कि सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पूर्ण रूप से जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, यानी खेती के लिए वहां रासायनिक खाद्य का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये न सिर्फ सिक्किम के किसानों के लिए 21वीं सदी में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है, बल्कि जैविक खेती की मदद से सिक्किम की मिट्टी भी फिल्मी गाने की तरह सोना और हीरे मोती उगल रही है। आपको शायद इस बात की जानकारी न हो, लेकिन जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। पर्यावरण के लिए भी जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत फायदेमंद होती है। जैविक भोजन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी मददगार साबित होता है। सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने वर्ष 2003 में जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के मॉडल को अपना लिया था। सिक्किम में रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग वर्जित है और ऐसा करने पर जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गौमूत्र और गोबर की मदद से सिक्किम के किसानों ने कृषि को एक नया आयाम दिया है। सिक्किम का किसान अब गरीब नहीं है। 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करके सिक्किम के किसान सालाना 6 से 7 लाख रुपए की कमाई करते हैं और आसानी से 4 से 5 लाख रुपए की बचत भी करते हैं। इसलिए किसानों के हित से जुड़ी इस खबर को प्राथमिकता देना आज हम अपना फर्ज समझते हैं, ताकि देश का हर किसान सिक्किम से सीख लेते हुए सुखी, सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने की तरफ अपना कदम बढ़ा सके। सिक्किम देश का एक ऐसा राज्य है जो कि जैविक खेती के मामले में तमाम राज्यों से कई गुना ज्यादा आगे है।